वल्लभ श्री हरिवंश। मान लीजिए आप ऑप्स गायनी की ओपीडी में बैठे और आपके पास एक फीमेल आती है G2 P1 L1 विद पीरियड ऑफ जेस्टेशन 20 वीक। ओके, ये आपके पास पेशेंट आई, इसका वेट है 45 kg। आपने इसकी रूटीन इन्वेस्टिगेशन करवाई, रूटीन ANC इन्वेस्टिगेशन। उसमें इसका हीमोग्लोबिन आया 8 ग्राम पर डेसीलीटर। अब आप इसका क्या करेंगे, हाउ इसको कैसे मैनेज करेंगे? तो आज का हमारा टॉपिक है एनीमिया इन प्रेगनेंसी। एनीमिया इन प्रेगनेंसी 100% ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा, 100%। या तो वाइवा में पूछा जाए, या आपके किसी केस स्लिप में हो, या आपके क्लिनिकल केस में थ्योरी एग्जाम में आए, या फिर आपका लॉन्ग केसेस में मिलेगा ही मिलेगा। इस लेक्चर का शुरू से लेकर आखिरी तक एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या पता कहाँ से वाइवा का क्वेश्चन बन सकता है। तो पूरा देखिएगा। तो शुरू करते हैं एनीमिया इन प्रेगनेंसी। तो जैसे पेशेंट है, हमने इसका हीमोग्लोबिन चेक करवाया, इसका हीमोग्लोबिन आया 8। तो सबसे पहले हमें पता है कि हीमोग्लोबिन 8 का मतलब क्या है, एनीमिया होता क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, वो हम देखेंगे। तो एनीमिया की डेफिनेशन WHO के अकॉर्डिंग डिफाइंड एज रिडक्शन इन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन की रिडक्शन हो जाना एज पर एज सेक्स जो हम देखते हैं, ये एज अ मेडिसिन या डेफिनेशन एनीमिया की होती है। लेकिन यहाँ पे सेक्स फीमेल है तो उसके अकॉर्डिंग ना ही हम एज देखते, इसमें हम देखते हैं कि पीरियड ऑफ जेस्टेशन कितना है, टाइमेस्टर कितना है। तो टाइमेस्टर 1, टाइमेस्टर 2 और टाइमेस्टर 3, इन दोनों में अगर 11 से कम है, टाइमेस्टर 1 और टाइमेस्टर 3 में, और टाइमेस्टर 2 में 10 से कम है, 10.5 से कम है, तो हम उसको एनीमिया मानते हैं। बट एक बात बताइए, एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 10 आया है, एक पेशेंट है जिसका हीमोग्लोबिन 5 आया है, क्या उसकी मैनेजमेंट सेम होगी? नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। क्या हम दोनों को ब्लड ट्रांसफ्यूज कर देंगे? नहीं कर सकते ना। तो इसके लिए फिर कैटेगरीज बनाई गई। तो WHO ने और ICMR ने कैटेगरीज डिवाइड की। इसके लिए माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर, ये 3 कैटेगरी WHO ने की। WHO ने कहा कि अगर 10 से 10.9 तक है तो माइल्ड है, अगर 7 से 9.9 तक है हीमोग्लोबिन तो मॉडरेट है, और सीवियर है लेस देन 7। लेकिन इंडिया में हमने इसका जो ये तो सेम है तीनों, एक नई कैटेगरी हमने इंडिया में बनाई जिसका था लेस देन 4, वेरी सीवियर। तो इसको याद करने का तरीका है कि WHO में 3 अक्षर आते हैं तो माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर 3 कैटेगरी, ICMR में 4 अक्षर आते हैं तो 4 कैटेगरीज हमारी हो गई। तो हमने देख लिया कि ये अलग अलग कैटेगरीज है सीवियरिटी के अकॉर्डिंग एनीमिया की। अब जैसे पेशेंट हमारे पास आया और हमने उसका हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया, इन्वेस्टिगेशन करवाई, सारी इन्वेस्टिगेशन में हीमोग्लोबिन उसका कम आया, हमने उसे कैटेगराइज कर लिया। अब हम ये देखेंगे कि ये होता क्यों है, टियोलॉजी क्या है इसकी। क्योंकि अगर हमको ट्रीटमेंट करना है तो हमें ये देखना है ना कि एक पेशेंट को हो क्यों रहा है, उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो 2 तरह के हमारे ब्रॉडली एनीमिया होते हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया हमारा क्या होता है? फिजियोलॉजिकल एनीमिया में क्या होता है, जैसे हमारी प्रेगनेंसी कंटिन्यू करती है तो उसके साथ साथ ना हमारा जो ब्लड है उसमें डाइल्यूशन, हीमोडाइल्यूशन होता है। हीमोडाइल्यूशन में क्या होता है कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो 50% के लगभग बच जाती है, और जो RBC है वो 20 से 30% ही बढ़ते हैं। तो इससे क्या होता है कि RBC कम बढ़े और जो प्लाज्मा वॉल्यूम है वो ज़्यादा बढ़ी, तो इससे हमारा एनीमिया जो है कंसंट्रेशन की वजह से कम होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कम हो गई इसलिए एनीमिया होता है। तो ये क्यों होता है भाई? फिजियोलॉजिकल मतलब सब में होता है, एनीमिया क्यों हो रहा है सब में? तो ये जो है इसके एडवांटेज है।
ये नुकसानदायक नहीं है। इसकी एडवांटेज है कि इससे ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, तो प्लेसेंटा को खून जो है, ब्लड जो है ईजिली पहुंचता है, ईजी ब्लड फ्लो होता है। दूसरा, जब हमारा पार्चुरेशन का समय आता है लेबर के दौरान, तो जब डिलीवरी होती है तो उस समय ब्लड लॉस होता है। तो उस लॉस को कम करने के लिए पहले ही हमारी बॉडी जो है इसको ब्लड की वॉल्यूम को बढ़ा लेती है, ताकि उस टाइम जो ब्लड लॉस होए वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है। और फीटस इसमें इफेक्ट ज़्यादा क्यों नहीं होता, क्योंकि फीटस में जो है हीमोग्लोबिन का HbF फॉर्म होती है, जो जिसकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी ज़्यादा है, तो वो इससे ऑक्सीजन ईजिली ले लेता है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। लेकिन जो पैथोलॉजिकल होता है इसके कई कारण होते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशन। ये जो है ना सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो रीज़न है वो न्यूट्रिशनल ही है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट आता है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इसके लिए हम डिटेल में आगे देखेंगे पूरी वीडियो में, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा विटामिन B12 और फोलेट की डेफिशिएंसीज इसमें हो सकती है, और इसमें हेमरेजिक हो सकता है, ब्लड लॉस हो रहा है। जैसे जो फीमेल पेशेंट है उसकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग्स होती थी, वो हैवी थी, तो जिसकी वजह से उसको पहले ही एनीमिया की शिकायत रहती थी, ये हो सकता है। उसके अलावा उसको जो है हेरिडिटरी हो सकता है, जैसे थैलीसीमिया हो गया, ये हो सकता है। इसके अलावा हमारे पास एक एप्लास्टिक एनीमिया आता है, वो इसको हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पैथोलॉजिकल आगे। अब अगर हम इन दोनों में डिफरेंस देखें तो दोनों में डिफरेंस में ये रहता है कि जो फिजियोलॉजिकल है ना, फिजियो वाला और एक पैथो वाला, तो फिजियोलॉजिकल एनीमिया में लगभग 10 से 11 के बीच ही रहता है हमारा HB कंसंट्रेशन, जबकि पैथोलॉजिकल में 10 ग्राम से नीचे चला जाता है। और जो फिजियोलॉजिकल है इसमें कोई हमें नुकसान नहीं है, तो इसके ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। बट पैथोलॉजिकल के ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट हमें होती है। वो डिपेंड करता है जिस टाइप का एनीमिया है उस टाइप का हम ट्रीटमेंट उसका करेंगे। इसमें जो है पेरिफेरल ब्लड फिल्म की जो पिक्चर होती है वो नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक होती है। इसमें अपना हाइपो भी हो सकता है, हाइपर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हाइपोक्रोमिक, हाइपोक्रोमिक नहीं, इसमें जो है अपने सेल्स जो है मैक्रोसिटिक, माइक्रोसिटिक, और हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, नॉर्मल हो सकता है, वो डिपेंड करेगा जो भी उसका रीज़न है, एटियोलॉजी है। अब हम आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसके लिए जैसे अब पेशेंट आया हमारा, हमने ये देख लिया कि वो किस कैटेगरी में आता है। हीमोग्लोबिन उसका हमारे पेशेंट का 8 था, तो किस कैटेगरी में आता है हीमोग्लोबिन 8, आप बताएंगे किस कैटेगरी में वो आता है कमेंट में। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि उसको आगे वर्कअप कैसे करना है। ANC विजिट पे आया था, इन्वेस्टिगेशन एल्गोरिदम हम देख रहे हैं, ये उसमें पेशेंट के हमने HB करवाया, HB उसका कम आया, एनीमिया आया। फिर हमने करवाया उसका एनीमिया के आने के बाद पेरिफेरल ब्लड फिल्म। PBF पे हम ये देखेंगे कि शेप और साइज देख लेंगे। शेप और साइज देख लिया तो साइज में 3 चीज़ें हमारे पास आती है। साइज छोटा हो सकता है, माइक्रोसिटिक, साइज बड़ा हो सकता है, और प्रभु जी साइज जो है ना अपना नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मोसिटिक। तो प्रभु जी शेप में जो सेल है वो सिस्टियोसाइट, जो हमारा हेमोलिटिक एनीमिया में देखने को मिलता है, तो इस तरह की शेप हमारी और भी देखने को मिल सकती है। सिकल सेल हमें देखने को मिल सकता है, तो उसके हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन उसके अकॉर्डिंग करवाएंगे। हमारा मेन कंसर्न एनीमिया प्रेगनेंसी में रहता है माइक्रोसिटिक वाले। इसमें नॉर्मोसिटिक हमें मिल जाता है एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ में। जब क्रोनिक डिजीज़ है उसे मेनली हमें नॉर्मोसिटिक पिक्चर्स मिलती हैं। मेन आता है माइक्रोसिटिक और मैक्रोसिटिक, और
तो मैक्रोसिटिक में जैसा कि आपको पता है मेगालोब्लास्टिक हो सकता है अगर हम बोन मैरो करवाएंगे, और जो है नॉर्मल भी हो सकता है, नॉन मेगालोब्लास्टिक भी हो सकता है। तो मेगालोब्लास्टिक का होता है अपना विटामिन B12 फोलेट एसिड फोलेट डेफिशिएंसी की वजह से। तो हम इसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करेंगे पेशेंट का। माइक्रोसिटिक में हम जो है बस आयरन डेफिशिएंसी है, एनीमिया ही मान के चलते हैं, मेनली यही होता है मोस्ट कॉमन। लेकिन अगर हमने जो है इससे ट्रीटमेंट दिया, इससे आराम नहीं हो रहा, तो हम जो है थैलेसीमिया की तरफ भी जा सकते हैं। थैलेसीमिया के लिए अपनी जो है एक तो HPLC करवा सकते हैं हम। तो उससे पहले लेकिन एक मैंथ्री इंडेक्स होता है, हम इस इन्वेस्टिगेशन के लिस्ट आउट करेंगे नीचे आगे। ये जो है अभी मैंने बताया है कि क्या एल्गोरिदम होती है। तो अगर हम लिस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशंस देखें तो हमारे पास सबसे पहले आया, हमने कंप्लीट हीमोग्राम करवा लिया। कंप्लीट हीमोग्राम क्यों करवाया विद पेरिफेरल ब्लड फिल्म? क्योंकि जैसे कि प्लास्टिक एनीमिया है, ये प्लास्टिक एनीमिया के लिए हमें जो है उसकी TLC भी देखनी पड़ेगी, उसकी प्लेटलेट काउंट भी देखनी पड़ेगी, क्या पता ये भी कम होम सिंवेज भी थोड़े काम चला सकते हैं। तो हमने CH कंप्लीट हीमोग्राम विद PVF करवाना है, हमें उसके साथ RBC की इंडाइसिस करवानी है। अब जो हमारा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके RBC की इंडाइसिस कैसी होती है? उसमें क्या होता है, जो MCV होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के लिए भी, यहाँ पर भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। RBC इंडाइसिस आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कैसी होती है? MCV साइज़ कम होता है, MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन ये भी कम हो जाता है। तो अब इससे और जो MCHC है ये भी कम इसमें हो जाता है। ये हमारे आगे। इसके अलावा हम करवाते हैं आयरन स्टडीज़, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है IDA के लिए। तो हम देखते हैं जो एक इसमें आता है सीरम फेरेटिन, ये जो है सबसे इम्पोर्टेंट इंडिकेटर है आयरन स्टोर्स को चेक करने के लिए। बॉडी में आयरन स्टोर्स को चेक करने के लिए बेस्ट या एक्यूरेट इंडिकेटर है। तो सीरम फेरेटिन कम होना शुरू हो जाता है, सीरम आयरन कम होना शुरू हो जाता है, और जो हमारे TIBC है, जो हमारा TIBC है वो इंक्रीज हो जाता है, टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी। मतलब जैसे हमारे अंदर आयरन की कमी है, अब आयरन की कमी है तो हमारा शरीर कोशिश करेगा अपनी कैपेसिटी को बढ़ाएगा कि मैं आयरन को बाइंड कर लूँ, तो TIBC इंक्रीज होगी। तो उसको बढ़ाने के लिए वो अपने रिसेप्टर्स अपने जिसके ट्रांसफेरिन जिसके थ्रू वो करता है उनको बढ़ाएगा, लेकिन आयरन तो कम है ही अपने पास, TIBC बढ़ गई है। तो जो ट्रांसफेरिन जिससे हम ट्रांसफ़र करते हैं आयरन का, उसकी जो सेचुरेशन है वो कम हो जाएगी। क्योंकि पहले मान लो 100 ट्रांसफेरिन थे और अपने पास 100 आयरन के मॉलिक्यूल्स थे, वो उनको लेके जा रहा था, उसकी सेचुरेशन आपने मान ली 100% थी। लेकिन अब पहले आयरन कम है 50, और बॉडी ने सेचुरेशन जो TIBC है आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी को बढ़ा दिया, ट्रांसफेरिन को बढ़ा दिया, उसकी पावर बढ़ा दिया 200 तक, तो ऑटोमेटिक है ना ट्रांसफेरिन की सेचुरेशन कम हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर प्रेगनेंसी एनीमिया, इट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेडिसिन। उसके अलावा हम और टेस्ट भी करवाते हैं, स्टूल माइक्रोस्कोपी करवा देते हैं फॉर ओवासिस्ट्स, क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारा जो ब्लड लॉस हो रहा होता है वो इंटेस्टाइन में हो रहा होता है, वो हमें पता नहीं चलता, क्योंकि वो वर्म का इन्फेस्टेशन मोस्टली मिल जाता है, और इसके लिए हम आगे ट्रीटमेंट भी देखेंगे एल्बेंडाजोल दी जाती है। एनीमिया मुक्त भारत के प्रोग्राम के इंटरवेंशंस में भी ये है। उसके अलावा हम और क्या क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें करवा सकते हैं? इसके अलावा हम करवाएंगे सीरम विटामिन B12 और फोलेट, क्योंकि ये भी एक इंडिया में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बढ़ती जा रही है, तो ये कारण हो सकता है। और इस HPLC या
इलेक्ट्रोफोरेसिस हम कराएंगे हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये किसके लिए करवाते हैं? ये हम थैलेसीमिया के लिए करवाते हैं। ठीक है, थैलेसीमिया के लिए एक मेंटजर इंडेक्स भी हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसके बारे में बताएंगे, मेंटजर इंडेक्स। इसमें हम चेक करते हैं MCV बाई RBC काउंट। तो इसको हम ज़्यादा देर में जाकर बस ये देखते हैं कि कितना कितना होना चाहिए। अगर लेस देन 13 है, मोर देन 13 है, लेस देन 13 हमारा आ जाता है थैलेसीमिया, और मोर देन 13 है तो अपना जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और एक रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विडित भी होती है RDW, वो भी आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में बढ़ जाती है। रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विडित जैसा कि आप जानते हैं कि साइज़ में कितनी वैराइटीज़ हैं, उतनी विड्थ ज़्यादा है, उतनी चौड़ाई ज़्यादा है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में छोटे सेल होते हैं, नॉर्मल सेल होते हैं, तो उसकी में जो वैराइटीज़ ज़्यादा है तो RDW भी ज़्यादा है। उसके बाद हमारा ये हो गया, तो हम करवाएंगे और CRP करवा लेंगे। ये सारा CRP करवा लेंगे, चेक कर लेंगे कोई एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज़ तो नहीं है, इसी से पता चल जाएगा। उसके अलावा हम ट्रीटमेंट देते हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में, कोई भी हम रेटिक काउंट करवाते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो हमारा एनीमिया है, जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो काम कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो रेटिक काउंट अगर इंक्रीज हो जाता है तो वो काम हमारा ट्रीटमेंट कर रहा है, इससे हम चेक कर सकते हैं। तो रेटिक काउंट आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में कम से कम 3 वीक के बाद बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो हम लगभग 1 महीने पर इसको करवा सकते हैं देखने के लिए। 0.8 से 1% पर वीक फिर ये बढ़ता है 3 वीक के बाद। तो ये हमारी इन्वेस्टिगेशंस हो गई। अब हम जो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के बारे में डिटेल में जानेंगे। डिटेल में क्या जानेंगे कि ये होता क्यों है, इसके मैनेजमेंट कैसे करेंगे, ये हम इसमें देखेंगे। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की इटियोलॉजीज क्या है? तो सबसे पहली है इंक्रीज डिमांड। प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी में जो है ना आयरन की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो जाती है। किस किस कारणों से? एक तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया, हीमोडाइल्यूशन ने बताया था कि RBC का मास 20% इंक्रीज होता है। अब RBC कोई हवा में से तो बनने वाले नहीं, उसके लिए हीमोग्लोबिन चाहिए, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन चाहिए। तो RBC मास के लिए जो है एक्सपेंशन के लिए हमें चाहिए 500 मिलीग्राम आयरन। ठीक है, और इसके बाद फीटस की ग्रोथ के लिए और प्लेसेंटा के लिए हमें चाहिए 200 मिलीग्राम आयरन एक्स्ट्रा। उसके अलावा ये फिटनेस हो गया, हीमोडाइल्यूशन होगा, जो हमारा वेस्ट जाता है वो होता है 180 mg, जैसे स्वेट में या किसी और चीज़ में वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में चला गया, वो 180 mg है। और उसके अलावा एक और चीज़ है कि हम पोस्ट पार्टम जो लॉस होता है ब्लड का जिस टाइम डिलीवरी होती है, जिसके बारे में हमने डिस्कस भी किया था कि क्यों एक्सपेंशन की, क्यों फिजियोलॉजिकल एनीमिया हुआ, तो वो अपना लगभग 200 mg आयरन उसमें यूज़ हो जाता है। तो ये टोटल मिला के लगभग 1000 से 1200 के लगभग बनता है। लेकिन प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान जैसे कि मेंसेस नहीं होते, तो लगभग 200 mg जो है इसकी वजह से अपना सेव हो जाता है, सेव हो जाता है। तो अपना जो नेट रिक्वायरमेंट निकल के आती है वो 1000 mg आती है। और ट्राइमेस्टर 1 में अपने को रिक्वायरमेंट होती है लगभग 0.8 mg पर डे की, जबकि अगर हम सेकेंड हाफ ऑफ फ्रीक्वेंसी उसमें देखें प्रेगनेंसी के, तो उसमें 6 से 8 mg पर डे अपने बॉडी की, फीमेल बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम लगभग ट्राइमेस्टर 1 में तो हम आयरन की
IFA की टैबलेट नहीं देते, लेकिन ट्राइमेस्टर 2 से ही हम शुरू कर देते हैं IFA की टैबलेट्स। और IFA की टैबलेट्स में 60 mg आयरन और 500 माइक्रोग्राम फोलिक एसिड होता है। तो अपनी रिक्वायरमेंट है 6 mg के लगभग, 6 से 8 mg के लगभग, हम 60 mg FP दे रही है। तो इसका कारण ये है कि जो आयरन होता है वो अपनी बॉडी में 10% ही एब्जॉर्ब होता है। तो इसके वजह से हम 60 mg देते हैं तो हमारा 6 से तो 8 mg वाला बफर जोन कंप्लीट हो जाता है। तो ये हम देते हैं, और ये जो है सबके लिए कंपलसरी है। कंपलसरी इन द सेंस जो भी प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद अपनी NC विजिट करता है तो उनको हम IFA ट्राइमेस्टर 2 से रिकमेंड प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, डेली 1 टैबलेट लेनी होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वाइवा के लिए पूछते हैं कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो ध्यान रखनी है हमें आयरन की टैबलेट लेते वक्त। तो आयरन की टैबलेट को लेते वक्त हमें ध्यान रखना है कि जो एसिडिक चीज़ें हैं उनके साथ हम लें, या फिर खाली पेट लें। हम एसिडिक चीज़ें लाइक ये है किसके साथ लें, एसिडिक चीज़ें लेमन जूस के साथ हम ले सकते हैं, ठीक है, और ऑरेंज के साथ हम ले सकते हैं। लेकिन हमें किस चीज़ के साथ नहीं लेना ये भी ध्यान रखना होता है, क्योंकि जो फाइटेट्स और टैनिन्स होते हैं या फिर कैल्शियम या फॉस्फेट होता है, ये इसकी एब्जॉर्प्शन को कम करता है आयरन की। तो इसलिए हम अवॉइड करते हैं टी, कॉफ़ी, मिल्क और एंटासिड्स को भी, क्योंकि एसिडिक में इसका एनवायरनमेंट में इसका एब्जॉर्प्शन बढ़ती है, तो हम एंटासिड दे रहे हैं तो इसकी एब्जॉर्प्शन कम होगी। तो ये एक कारण हो गया हमारा पहला, इंक्रीज डिमांड। दूसरा हमारा कारण इसमें होता है न्यूट्रिशन। इंडिया में मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया न्यूट्रिशन रहता है, और इसका भी सोशल फैक्टर्स इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेनली पॉवर्टी इसके लिए एक मेजर फैक्टर है, और इसके अलावा लोगों में जागरूकता नहीं होना इसके लिए एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जिसके लिए एनीमिया मुक्त भारत कैंपेन चलाया हुआ है भारत सरकार द्वारा। तो न्यूट्रिशनल रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी हो जाती है। तो हमें सिर्फ आयरन फोलिक एसिड नहीं देना, हमें उनको एडवाइस भी करना है कि आयरन रिच फूड्स खाए, जैसे कि पालक वगैरह, स्पाइनच वगैरह, हरे पत्ते की सब्जियाँ, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वो खाएं, ताकि उनके आयरन की सप्लाई वहाँ से भी मिले। और उसके अलावा क्रोनिक लॉस, भाई पेशेंट को, कोई पेशेंट प्रेग्नेंट है तो इसका मतलब उसको ये जरूरी थोड़ी है कोई बीमारी ना हो, तो इसको हेमरोइड्स की दिक्कत है, हो सकता है वर्म्स इन्फेस्टेशन हो, तो उसकी वजह से भी दिक्कत हो सकती है, जैसे कि एनकाइलोस्टोमा, और या फिर क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसीज हो। ठीक है, क्लोजली स्पेस्ड प्रेगनेंसी, जैसे कि हम अपनी गायनी ओपीडी में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा भी हुआ है कि 3 साल का गैप, 3 साल का बीच में इंटरवल इम्पोर्टेंट है एक बच्चे की स्वस्थता के लिए, एक माँ की स्वस्थता के लिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती है। इस चीज़ें के लिए हमें ये फैक्टर्स क्यों पढ़े हैं हम, जब पेशेंट आएगा तो इन फैक्टर्स को हमें देखना है, जांचना है, इन फैक्टर्स की वजह से दिक्कत है उसको एडवाइस करना है वो चीज़ें, इसलिए हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। और उसके अलावा क्रोनिक लॉस के बाद मेल एब्जॉर्प्शन हो सकता है कि उसको एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहा, कोई डिजीज़ है, जैसे कि विटामिन B12 की कमी में इलियोसिकल टीबी में हो जाती है, और भी बहुत से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से एब्जॉर्प्शन, कोई माल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है, इसीलिए डिजीज़ है, इस तरह की चीज़ें। और इसके अलावा एक सबसे कॉमन जो चीज़ होती है वो हाइपर एमेसिस ग्रेविलियम, ये स्पेसिफिक तो प्रेगनेंसी होता ही है। अब आयरन फोलिक एसिड की जो टैबलेट है उसका साइड इफ़ेक्ट है नोजिया, वोमिटिंग, वो एक्सेसिव भी होता है। इसलिए आपने देखा होगा उसके, इसलिए हम लेते हैं ट्राइमेस्टर 1 में हम इसी के बारे में बात करते हैं, एक्सेसिव नोजिया एंड वोमिटिंग।
तो इसमें जो है वो ये भी IFA भी ये बताता है, इसीलिए IFA को ट्राइमेस्टर 1 में हम अवॉइड करते हैं। तो रिक्वायरमेंट कम होती है इसकी, दूसरा ये नोजिया वोमिटिंग करता है। तो ठीक है, एक तो एब्जॉर्प्शन तो कम होगी नहीं, इसकी होगी ही, साथ में ये पेशेंट के लिए इनटॉलरेबल भी हो जाता है। तो मल एब्जॉर्प्शन इसका कारण हो सकता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि डायग्नोसिस हमने इसका देख लिया इन्वेस्टिगेशंस में कि सीरम फेरेटिन, TIBC। तो अब आप मुझे बताएंगे TIBC इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, सीरम फेरेटिन इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, और एक ट्रांसफरिंग सिचुएशन, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट में, ठीक है, इंक्रीज या डिक्रीज। और आयरन स्टोर्स के लिए मोस्ट एक्यूरेट पैरामीटर कौन सा है, ये भी आप बताएंगे। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको हो गए, ये हमने देख लिया। अब आते हैं हम मैनेजमेंट में। मैनेजमेंट भी बहुत इम्पोर्टेंट है भाई। प्रभु जी, मेरा जैसे वाइवा हुआ मिड पोस्टिंग में, तो मैनेजमेंट पे ही मैडम ने क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मुझसे पहले जो गए थे मेरे दोस्त, उन्होंने सारी हिस्ट्री सुना दी, तो वो हिस्ट्री तो मैडम ने मुझसे सुनी नहीं, उन्होंने मुझसे मैनेजमेंट पे ही क्वेश्चन पूछे, उसमें उलझाया और अच्छे उलझ जाते हैं। तो मैं भी उलझ गया, तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। तो इसमें 2 चीज़ें हम देखते हैं, एक होता है प्रिवेंशन और एक होता है ट्रीटमेंट। जिसको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसके लिए ट्रीटमेंट, और जिसका भी नहीं है लेकिन प्रेगनेंसी में होने के चांस रहते ही है सबको, तो उसके लिए प्रिवेंशन। इसमें हम एनीमिया मुक्त भारत के प्रोटोकॉल्स यूज करते हैं। 6x6x6 इंटरवेंशंस और कौन कौन बेनिफिशरी, 6 बेनिफिशरीज है, 6 इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़म्स है, वो हम PSM में ही डिटेल में करेंगे, यहाँ पे इतनी डिटेल में नहीं। लेकिन इसका जो है इसमें मेन ये होता है कि आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट डेली प्रेग्नेंट लेडी को देनी होती है, ये इसमें लिखा हुआ है। और हम जो है ना, नॉर्मली प्रेगनेंसी में ये भी इम्पोर्टेंट है कि ट्राइमेस्टर 2 से शुरू करके और 180 दिन यहाँ पे डिलीवरी हुई, इसके 180 दिन तक भी बाद में आयरन फोलिक एसिड की टैबलेट देते हैं पेशेंट को ब्लड लॉस के रिकवरी के लिए। तो एक तो IFA देंगे, दूसरा एल्बेंडाजोल हम इसमें देते हैं वर्म इन्फेस्टेशन के लिए। और ट्रीटमेंट की बात करते हैं, ट्रीटमेंट के एक प्रोटोकॉल है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जैसे कि मेरे केस था अब वाइवा में, वो पेशेंट जो थे ना, शायद जहाँ तक भी G2P1L1 ही थी, और G2P1L1 थी, और उसको ने जो है रूटीन ANC विजिट के लिए वो आई थी। रूटीन ANC विजिट पे इन्वेस्टिगेशन के लिए वो सिविल हॉस्पिटल में गई थी रोहतक, तो वहाँ पे उसका हीमोग्लोबिन था 7, सिविल कैटेगरी में आ गया। तो उसको जो है वहाँ पे एडवाइस किए गए पेरेंटल आयरन, और पेरेंटल आयरन उसने चले उसके 10 डोजेज के राउंड पेरेंटल आयरन दिया गया। तो उसके बाद उसको क्या हुआ, जब लास्ट डोज उसने ली तो उसको कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो गए, जैसे कि डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, और उसको स्वेलिंग, जनरलाइज स्वेलिंग हो गई थी। तो इसके साथ हम एक बार एनीमिया की क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं। वैसे तो एनीमिया के क्लिनिकल फीचर सिम्टोमेटिक भी हो सकता है, रूटीन ANC विजिट पे पेशेंट को पता चलता है। इसके अलावा अपने डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग हो सकता है, फैटिग हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। अगर हम साइंस की बात करें तो पैलर हो सकता है, कोइलोनिकिया हो सकता है नेल्स पे। तो इस तरह के कुछ और भी सिम्टम्स हैं वो इसमें हो सकते हैं, मेजर चीज़ें ये इसमें होती है। तो उसको ये होने लगा, तो फिर वो जो है PGI रोहतक में रेफ़र की गई, तो हमने उसका केस लिया था। तो मैम ने मुझसे पूछा कि आप उसका POG था अराउंड 32 वीक। मैम ने पूछा कि इसका आपका पेशेंट है, आप इसको कैसे मैनेज करोगे।
मैंने इन्वेस्टिगेशंस बता दी, क्योंकि मैंने जो इन्वेस्टिगेशन ही बतानी है तो इन्वेस्टिगेशन बता दिया, ये हम करवाएंगे, HB PBF फलाना ये जो भी था। तो मैम उसके बाद पूछी इसको आगे क्या मैनेज करेंगे। मैम बोला मैम इसको जो है ना हम देंगे पेरेंटलाइजन, ये इसको देंगे। अब मैम बोली देख ले भाई तेरे पास, दोबारा सोच ले, पास फेल का उत्तर है इस आंसर पे, पास या फेल, तभी तो कह रहा हूँ इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो मैं सोचा, फिर मैंने सोचा भी एल्गोरिदम के अनुसार मैंने पढ़ा था कि अगर सीवियर एनीमिया है 32, 34, 6 कुछ वीक के लेस में जाएंगे तो हम पेरेंटलाइजन देते हैं, अगर उससे ऊपर जाते हैं तो हम ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करते हैं। तो इसमें 32 वीक है, सीवियर एनीमिया है, तो हमें जो है पेरेंटलाइजन देना चाहिए। मैं कॉन्फिडेंस में मैंने भी मैम को ये पूरा फ्लोचार्ट जो मुझे याद था वो बता दिया। तो मैम ने कहा दोबारा सोच ले तेरे पेशेंट में क्या करेंगे। फिर पता नहीं भगवान की कृपा से दिमाग में आया कि इस पेशेंट को तो पेरेंटलाइजन से पहले ही एनाफाइलेक्सिस हो चुका है। इसकी सिम्टम क्या थे, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग और जनरलाइज्ड स्वेलिंग। तो ये मैंने बात मैम को बताई, मैम कही फिर क्यों देखे तुम इनको। तो इसका तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन उलझ सकते हैं वाइवा में, जो है उलझ जाते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। तो इसमें हमने कुछ चीज़ें भी याद हो गई होगी कि पेशेंट इसमें कि जो अपना पेरेंटलाइजन है उसमें एनाफिलेक्सिस का रिस्क रहता है, और अब किस वीक पे, तो तभी कह रहा हूँ कि हम मैनेजमेंट को इसी प्रकार से पढ़ेंगे कि किस वीक पे किस कैटेगरी में हमें क्या मैनेजमेंट इसकी करनी होती है। थोड़ा थोड़ा डिफर कर सकता है बुक से, ग्रोसली यही यूज़ होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि अगर माइल्ड या मॉडरेट एनीमिया है, ठीक है, और दूसरी तरफ है सीवियर एनीमिया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। यहीं पर मैं भी उलझ जाता, बहुत से और भी उलझ जाएंगे, तो ये ध्यान से समझना, आराम से, 2x स्पीड पे नहीं है। याद आपको लगेगा याद समझ गए, लेकिन ये याद होना चाहिए समझ के साथ साथ, और वो 2x स्पीड पे नहीं होता। और तो इसमें जो है ना ये डिपेंड करता है दोनों में, प्रेगनेंसी अर्ली है या लेट है, ठीक है, इसी का फ़र्क था सारा। अर्ली प्रेगनेंसी है, माइल्ड मॉडरेट एनीमिया है, तो आप उसको दे दो आयरन फोलिक एसिड टैबलेट्स, 1 डेली तो वो लेते थे, तो BD कर दो, नॉर्मल है कोई नहीं, चलने दो ओरल। अगर लेट है जैसे कि 30-32 वीक से ज़्यादा है, तो इसको हम दे देते हैं पेरेंटलाइजन, ठीक है। इसमें भी अगर, क्योंकि मैंने बताया था इसका नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक इंटॉलरेंस बहुत ज़्यादा होती है, तो अगर इंटॉलरेंस है ये पेशेंट ले ही नहीं रही, पेशेंट जो हैं अनकम्प्लायंट है। अब अनकम्प्लायंट का कैसे पता चलता है, पेशेंट को हमने ट्रीटमेंट लिखा और उसने ट्रीटमेंट लिया नहीं लिया पता नहीं, यहाँ के चेक करवाया, HB फिर कम आया, PQ कम आया, तो हमने कुछ पर्सन पूछे उससे, इंपॉर्टेंट बातें सारी एक एक बातें, उससे पर्सन पूछे कि किस टाइम लेती है, भाई क्या पता खाना खाने के साथ दूध के साथ ही ले रही हो, हमने बताया था दूध के साथ नहीं लेना, क्या पता है भी उसके लेने के शेड्यूल के बारे में पूछा, और ले भी रही है नहीं ले रही ये पूछना है। इसके लिए हम डायरेक्ट पूछेंगे तो कहीं हाँ ले रही हूँ मैं, तो हमने पूछा कि स्टूल्स का कलर क्या है। अब ये तो आपको पता ही है, स्टूल्स का कलर बिल्कुल ब्लैक हो जाता है अगर आयरन की वो टैबलेट ले रहे हैं, तो इससे पता चल जाता है कंप्लाइंट है नहीं है। अगर अनकम्प्लाइंट है तो पेरेंटलाइजन पर हम शिफ्ट कर देते हैं। पेरेंटलाइजन की थेरेपी हम आगे डिस्कस करेंगे, कैसे कैलकुलेट करना है, गेंजोनीस फार्मूला क्या है, ये चीज़ें हम आगे देखेंगे। अर्ली कितना अर्ली, लेट में लगभग 36 वीक के आसपास हम, या 36 वीक के आसपास हम लेट ले लेते हैं, और अर्ली में हम इससे पहले के ले लेते हैं, क्योंकि ऐसे ले लेते हैं हमें 37-38 वीक पे लगभग जाकर जो डिलीवरी करवानी है 39-40 पे, तो जो हमारा ये चाहे IFA हो, ओरल हो या IV रूट हो, दोनों से टाइम सेम लगता है, सेम क्वांटिटी में जो है आयरन की वो बढ़ती है, सेम स्पीड से बढ़ती है,
और एक लगभग 1 मंथ के अराउंड लग जाता है कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आने में, क्योंकि 3 वीक पे तो लेटिक काउंट बढ़ानी शुरू होती है। उसके बाद फिर जो अपना मैंने लेटिक काउंट जो बताया था ना 0.87, और लेटिक काउंट नहीं हीमोग्लोबिन के लिए था कि हीमोग्लोबिन 0.8 से 1 ग्राम पर डेसीलीटर बढ़ना जो है 3 वीक के बाद होता है शुरू। तो गलती हुई, सॉरी। तो अर्ली में हम IV मतलब पेरेंटल देंगे, ठीक है। और लेकिन इसमें एक ध्यान रखना है, अगर CHF हो जाता है किसी भी स्टेज पे, यहाँ पे हो CHF या फिर किसी भी स्टेज पे एनीमिया में CHF हो जाता है, तो हम उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज़न ही करेंगे। और लेट प्रेगनेंसी है तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हम करेंगे। ये होगी इसकी मैनेजमेंट की एल्गोरिदम, जो कि आपको पता होनी चाहिए वाइवा के लिए। लेकिन इसके अलावा और भी चीज़ें हैं कि भी जो मैनेजमेंट मैंने बताई है, इस मैनेजमेंट में जो चीज़ें बताई वो कैसे कैसे करनी है। ओरल का क्या है और पेरेंटल का क्या है, BT का क्या है। तो हमने ओरल के बारे में बता दिया कि एनीमिया मुक्त भारत, प्रोफाइलैक्सिस और जो अपना ट्रीटमेंट है 2 गोली लेनी है। जैसे कि इसमें मैंने यहाँ पे ट्रीटमेंट बताया था, इसमें 2 IFA की टैबलेट्स हमें लेनी होती है। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंट है पेरेंटल आयरन के बारे में। तो पेरेंटल आयरन कब देना होता है हमने देख लिया, या तो वो इंटॉलरेंस है, अब पेपर में आएगा इंडिकेशन आप बना दोगे, इंटॉलरेंस है, अनकम्प्लायंट है, या फिर सीवियर एनीमिया अर्ली प्रेगनेंसी है। तो इस तरह आप इसके इंडिकेशंस बना दोगे। और मालएब्जॉर्प्शन है कि जो भी नहीं है, बस सिलिक डिजीज़ है, तो कोई फ़ायदा नहीं है ना देने का। तो सीवियर एनीमिया है, देना तो BT है, लेकिन पेशेंट रिफ्यूज़ कर रही है अगर, तो हम इसको देख सकते हैं। तो इसके लिए कितना आयरन हमको देना है, इसके लिए हमें एक मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला आता है अपना गेंजोनीज फार्मूला। ये याद करना है, आसान है। 2.4 इंटू बॉडी का वेट, और उसमें आ जाता है अपना इंटू टारगेट हीमोग्लोबिन माइनस एक्चुअल हीमोग्लोबिन प्लस में 500 mg। तो जो 500 mg है, ये हम जो आयरन स्टोर्स हैं अपने बॉडी के, उनको बिल्डअप करने के लिए ज़रूरत होता है, और ये हमारे जो है रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमारा पेशेंट जो मैंने शुरू में आपको केस बताया था, वेट 45 था, HB 8 था, तो उसको कितना चलेगा, उसको चलेगा, हम निकालते हैं कितना आयरन की जरूरत उसको है। तो 2.4 इंटू 45 और इंटू मैंने बताना भूल गया, टारगेट HB जो है हम 11 कर रखते हैं। तो 11 माइनस 7 प्लस 500, तो ये हो गया 2.4 इंटू 45 इंटू 3 प्लस 500, ठीक है। तो इसकी कैलकुलेशन हम जो है फास्टली कर लेते हैं। 2.4 इंटू 45, ये अपने पास 108 गुना 3 प्लस 500, 8 3 24, 324 प्लस 500 824 अपने पास mg आ गया। और ये इससे हम निकाल लेंगे कि इसको कितना आयरन चाहिए, रिक्वायरमेंट निकाल ली। अब रिक्वायरमेंट के बाद जैसे कि मैंने बताया कि उसको 10 लगेगी, टिक्के 5 लगेगी, 7 लगेगी, इससे निकालेंगे ना। उसके बाद हम देखेंगे कि इसको पेरेंटल आयरन कौन से वाला देना है, उसमें कितने mg एक बार में कवर होगा, तो हम उससे निकाल लें कितने टिक्के उसको लगने हैं। तो 824 mg आ गया। अब 824 mg, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो आप आंसर बताना है। पीछे कुछ क्वेश्चन थे, साथ साथ कमेंट में उत्तर देते रहना। वेट है 42 kg, HB है उसका 9 ग्राम पर डेसीलीटर। आपको बताना है कि उसके लिए हमें जो है कितना आयरन चाहिए।
आगे मैं डिस्कस करूँगा किस फॉर्म में आयरन हमारे अवेलेबल होते हैं फॉर्म्स, तो फिर आप बता सकेंगे कि कितने तीखे उसको लगेंगे। तो मेनली अपने तीन में भी 2 ही यूज़ होते हैं, आयरन डेक्सट्रान, आयरन सुक्रोज, फिर फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज। ठीक है, इसमें जो डेक्सट्रान है वो अब बहुत ही कम यूज होता है, एनाफिलैक्सिस रिस्क ज़्यादा है। बट जो हमारे पेशेंट, जैसे जो मेरे केस मिला था, मैं बता रहा था आपको वाइवा में, आयरन सुक्रोज उसको दिए गए थे, तो इसमें भी एनाफिलैक्सिस का रिस्क रहता है, कम रहता है। रिस्क तो एफसी में भी कम है, लेकिन सबसे कम है, ये बेस्ट होता है। लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज आयरन सुक्रोज ही होता है अपना, मोस्ट कॉमन आयरन सुक्रोज ही यूज होता है। तो हम देखेंगे इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है, आयरन सुक्रोज और एफसीएम। तो इसमें जो है ना, एक इंजेक्शन में, एक सिटिंग में मैक्सिमम डोज पर सिटिंग होती है 200 mg और इसमें होती है 1000 mg। देख रहे हो फ़र्क? या फिर कह सकते 20 mg पर kg दे सकते हैं। अब जैसे इस पेशेंट का हमने 824 mg निकाला, जो हमने केस बनाया ये, तो 824 mg निकाला, तो लगभग हम इसके 4 से 5 इंजेक्शन इसको देंगे और इसमें 1 इंजेक्शन में काम चल जाएगा। लेकिन ये थोड़ा जो है ना, जो है महंगा आता है, एक्सपेंसिव है, इसलिए कम यूज होता है। ये जो है चीप है। ठीक है, और कॉस्ट के बाद हम देखते हैं कि एनाफिलैक्सिस का रिस्क है, दोनों में लो है, लेकिन इसमें फिर भी थोड़ा है ज़्यादा इससे। तो इसमें टेस्ट डोज भी देते हैं, पहले देनी चाहिए, इसमें जुल्त नहीं होती। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, आईवी करते हैं। इसके लिए हम इसको इन्फ्यूज़न देते हैं 100 ml NS देते हैं 15 से 20 मिनट में, और इसमें देते हैं 100 से 250 ml NS 15 मिनट और 15 मिनट। तो ये देखो, इसके लिए सिंगल विजिट में ही काम चला रहा है अपना FCM पे। आयरन सुक्रोज में 4 से 5 विजिट्स लगेगी, और हर विजिट में कम से कम 1 दिन का अल्टरनेट डे का गैप होना चाहिए। जो पेशेंट मुझे वाइवा के लिए मिली थी, उसको हर 3 दिन में लग रही थी। तो ये अपने हो गए इसके बारे में, एजेंट्स हो गए, पेनिसिलिन थेरेपी में फॉर्मूला हो गया, इंडिकेशंस हो गए। अब हम आगे बात करते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन किसको करना है, इंडिकेशन? तो कभी कोई भी कॉम्प्लिकेशन अगर हो रही है, लाइक CHF इसमें होती है, तो हम BT करना है, किसी भी जेस्टेशनल एज पे हो। ठीक है, उसके अलावा अगर हीमोग्लोबिन अपना लेस देन 5 से 7 होता है, अगर POG 36 वीक के अराउंड या उसके बियॉन्ड कोई भी होता है, और अगर और कोई एसोसिएटेड एक्यूट हेमरेजेस है, लाइक PPH, APH, ये अगर होता है, तो हम BT इंडिकेशन इसमें देते हैं। BT को, BT के लिए जो है ना, इसमें भी हमें ऑब्जर्वेशन करनी होती है पेशेंट की, क्योंकि इसमें भी एनाफिलैक्सिस का रिस्क रहता है। ठीक है, और इसके लिए हम मेनली PRBC यूज़ करते हैं, पैक्ड RBC BT के लिए। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखना होता है, जैसे हम पहले ही वॉल्यूम ज़्यादा है ब्लड में फ्लूइड्स की, और हम BT दे रहे हैं, तो और ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो हम जो है ना, साथ में लेसिक्स देते हैं BT के साथ, ताकि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम बाहर निकलती रहे। और जैसे कि ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड सर्कुलेटरी ओवरलोड ना हो या पल्मोनरी एडिमा ना हो, इससे बचाने के लिए हम ये करते हैं। ये अपनी प्रिकॉशंस होगी। स्लो अपना ट्रांसफ्यूजन करते हैं, स्लो BT। तो इसके बाद हमने देख लिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, डेफिनेशन,
इन्वेस्टिगेशंस, इटियोलॉजीज, मैनेजमेंट। अब आते हैं इससे आगे कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकता है। जैसा कि गाइनी में है, कॉम्प्लिकेशंस के लिए 3 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं। पहला एंटीपार्टम, उससे पहले कॉम्प्लिकेशन से पहले हम मैनेजमेंट ऑफ लेबर देख लेते हैं एक बार कि लेबर के दौरान कैसे हम मैनेज करेंगे। तो अगर फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है जिसमें सर्वाइकल डायलेटेशन 10 सेंटीमीटर तक होता है, उसमें हम प्रॉपर पोजीशन रखेंगे पेशेंट की, क्योंकि उसको खतरा रहता है CHF होने का। ऑक्सीजन देंगे, उसकी हम पेल्विक एग्जामिनेशन पी वगैरह कम करेंगे, ठीक है। हम ताकि उस पर जैसे कि CHF का खतरा है तो उस पर ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसके लिए हम एपिड्यूरल एनाल्जेसिया दे सकते हैं कि ताकि पेनलेस लेबर हो, ठीक है। IV फ्लूइड्स को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो CHF होने के चांस है। CHF से ही हमारे रिलेटेड बहुत चीज़ें इसमें हो जाती है, क्योंकि CHF इसकी कॉम्प्लिकेशन है जो इसके दौरान होती है या उसके जस्ट बाद हो सकती है, क्योंकि एकदम जैसे यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है फीटस के बाहर जाने के बाद, तो सारा जो ब्लड है वो सर्कुलेशन में जाता है एक बार, और उस टाइम CHF होने के चांस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और हम प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स वगैरह भी दे सकते हैं और मॉनिटरिंग करेंगे CHF के लिए, ठीक है। सेकेंड स्टेज होती है जिसमें डिलीवरी होती है बच्चे की, उसको हम कट शॉर्ट करेंगे। वो कैसे करेंगे, मैंने तो LR में हमारी पोस्टिंग्स लगती थी, मतलब नहीं थी तब देखा था। इसमें क्या करते हैं, एक जो है ऑब्स्टेट्रिशियन ऊपर से जो है उसको प्रेशर देता है फंडस पे, तो उससे जो है ना वो फास्ट हो जाती है, पेशेंट को भी जोर कम लगाना पड़ता है और डिलीवरी का टाइम भी शॉर्ट हो जाता है। और थर्ड स्टेज में एक्टिव मैनेजमेंट हम करते हैं। एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट वही क्वेश्चन है, थ्योरी क्वेश्चन है, इसका अलग से ही लेबर में आता है। मतलब कोल्ड क्लैंपिंग और ऑक्सीटोसिन इनके रिलेटेड है, तो इसमें एक्टिव मैनेजमेंट हम इसको करनी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम कॉम्प्लिकेशंस पे, ये लास्ट है अपना कॉम्प्लिकेशन, फिर टॉपिक ख़त्म ही हो जाएगा। आपका 10 नवंबर का टॉपिक 10 का भी हो सकता है, अगर वाइवा में आता है, ग्रैंड वाइवा में केस में 20-30 कितने का भी हो सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लिकेशंस मदर में और फीटस में एनीमिया से एज ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होती, लेकिन वही वो प्री मैच्योरिटी हो सकती है, क्योंकि इसमें प्री जो लेबर जल्दी आने के चांस रहते हैं, तो प्री मैच्योरिटी हो सकती है। इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन हो सकती है, प्री मैच्योरिटी भी हो सकती है, और इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ भी हो सकती है। अगर इसकी बात करें कि भैया एंटीनेटल और ड्यूरिंग लेबर और पोस्ट पार्टम क्या क्या हो सकते हैं। एक तो CHF का खतरा तो रहेगा ही, ठीक है, इतना खाएगा ही। उसके बाद ANC में देखें तो हम प्री मैच्योर लेबर हो सकती है, और जैसे कि बच्चे में ब्लड कम ज़्यादा एनीमिया है तो वहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुँचे, हाइपोक्सिया, तो प्लेसेंटा मेगैली हो सकती है। प्लेसेंटा मेगैली हो गई तो PIH हो सकता है, प्रेगनेंसी हाइपरटेंशन हो सकता है। लेबर के दौरान CHF हो सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा शोक में जा सकता है पेशेंट, यूट्रस जो है इनर्सिया हो सकता है, और PPH हो सकता है, यूट्राइन इनर्सिया। इसमें यूट्राइन CHF तो है, यूट्राइन सब इन्वोल्यूशन हो सकता है, और इन्फेक्शन की चांस भी बढ़ जाती है क्योंकि इसमें इम्यूनिटी भी कम होती है, तो परप्यूरल सेप्सिस हो जाता है। तो ये हमारा पूरा टॉपिक हो गया। आपको क्वेश्चन का फॉर्मेट अगर आता है तो क्या आंसर देना है, सबसे पहले डेफिनेशन, फिर आपको बतानी है इसकी सीवियरिटी ग्रेडिंग, इसकी जो है इटियोलॉजीज, इन्वेस्टिगेशन, डायग्नोसिस एल्गोरिदम, इसकी मैनेजमेंट और इसकी कॉम्प्लिकेशन। तो आज के लिए इतना ही। राधा नाम जप करते रहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।